हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। पिछली बार हम ऑर्गेनिजम्स एंड पॉपुलेशंस चैप्टर में पॉपुलेशन इंटरेक्शंस के अंदर प्रेडेशन के बारे में डिस्कस कर रहे थे। तो हमने जाना कि बचपन में जो हमारा एक व्यू बना होता है ना, कि एक शेर एक मासूम से हिरन के पीछे भाग रहा है और सिर्फ अपना पेट भरने के लिए उसको मार डालता है, ये असल में सही नहीं है। और ये प्रेडेशन सिर्फ उस प्रेडेटर के लिए नहीं बल्कि प्रे पॉपुलेशन के सर्वाइवल के लिए और इकोसिस्टम का बैलेंस बनाए रखने के लिए भी ज़रूरी होती है। अब चलिए आगे बढ़ते हैं, दूसरे पॉपुलेशन इंटरेक्शंस के बारे में जानते हैं। और प्रेडेशन के बाद सबसे इंपॉर्टेंट पॉपुलेशन इंटरेक्शन हमारे पास में आ जाता है कॉम्पिटिशन। तो कॉम्पिटिशन के बारे में जब भी बात करते हैं तो सिर्फ इकोलॉजी नहीं बल्कि एवोल्यूशन भी उसके अंदर आ जाएगा, क्योंकि कॉम्पिटिशन एक बहुत ही पोटेंट फोर्स है जिसकी वजह से नेचर में पॉपुलेशन के अंदर कुछ मेंबर्स की फिटनेस ज़्यादा होती है, कुछ की कम होती है, कुछ का नेचुरल सिलेक्शन होता है और कुछ का नहीं हो पाता। तो चलो देखते हैं। When Darwin spoke of the struggle for existence and survival of the fittest in nature, he was convinced that interspecific competition is a potent force in organic evolution. It is generally believed that competition occurs when closely related species compete for the same resources that are limiting, but this is not entirely true. Firstly, totally unrelated species कुछ also compete for the same resource. ऐसा हो सकता है कि कोई एक खाने की चीज़ या रहने की जगह बिल्कुल ही दो अनरिलेटेड स्पीशीज़ को चाहिए हो, यानी सेम रिसोर्स की ज़रूरत एक दूसरे से डिस्टेंटली रिलेटेड स्पीशीज़ को पड़ जाए। For instance, in some shallow South American lakes, visiting flamingos and resident fishes compete for the common food, the zooplankton in the lake. तो एग्जाम्पल हमें दिया हुआ है कि एक लेक में जू प्लैंकटन है, तो वहाँ की फिशेस को भी इसी को खाना है और बर्ड्स को भी इसी की ज़रूरत है। तो जो दो स्पीशीज़ आपस में ज़्यादा क्लोजली रिलेटेड नहीं है, ज़्यादा सिमिलर नहीं है, उनकी भी नीड्स या उनकी रिक्वायरमेंट सेम हो सकती हैं। Secondly, resources need not be limiting for competition to occur. In interference competition, the feeding efficiency of one species might be reduced due to the interfering and inhibitory presence of the other species, even if resources are abundant. तो कंपटीशन में हम एक चीज़ लेके चलते हैं पहले से कि भाई रिसोर्सेज लिमिटेड हैं, इसीलिए कंपटीशन होता है। हमें लिमिटेड रिसोर्सेज में सारे लोगों को सर्वाइव करना है, इसीलिए आपस में compete करना ही पड़ेगा उन रिसोर्सेज को पाने के लिए। लेकिन यहाँ पर ये क्या बोल रहा है कि कभी कभी जब रिसोर्सेज की कोई कमी नहीं होती, रिसोर्सेज सबके लिए अबंडेंट होती हैं, काफ़ी होती हैं, इनफ होती हैं, तब भी कंपटीशन होता है। क्योंकि अगर सेम रिसोर्स की ज़रूरत किसी दो स्पीशीज़ को है तो आपस में एक दूसरे की प्रेजेंस ही उन दोनों की उस रिसोर्स की यूटिलाइजेशन की एफिशिएंसी को कम कर देगी। और इसीलिए कहा जाता है कि इकोलॉजी में जब हम कंपटीशन की बात करते हैं तो बस एक सिंपल सी डेफिनेशन लेके चलते हैं कि रिसोर्सेज चाहे ज़्यादा हो कम हो, सिंपल सी बात है कि अगर दो स्पीशीज़ के बीच में कंपटीशन हो रहा है तो उन दोनों का ही इस कंपटीशन में नुकसान होने वाला है। बोथ एफिशिएंसी इज रिड्यूस्ड। सो इनहिबिटरी या इंटरफेरिंग प्रेजेंस हो रही है एक स्पीशीज की दूसरे के लिए। Therefore, competition is best defined as a process in which the fitness of one species, measured in terms of R, that is the intrinsic rate of increase, is significantly lower in the presence of another species. अब चाहे रिसोर्सेज कम हो ज़्यादा हो, रिसोर्सेज की किसको कितनी ज़रूरत हो, पॉपुलेशन कम हो या ज़्यादा हो, कंपटीशन का सिंपली ये मतलब समझ लो कि दो स्पीशीज़ हैं, सेम रिसोर्सेज की ज़रूरत उनको पड़ रही है और एज अ रिजल्ट आपस में उनका एक ऐसा इंटरेक्शन हो रहा है कि दोनों को ही नुकसान हो रहा है, दोनों की ही फिटनेस कम हो जाती है। It is relatively easy to demonstrate in laboratory experiments, as Gauss and other experimental ecologists did. When resources are limited, the competitively superior species will eventually eliminate the other species, but evidence for such competitive exclusion occurring in nature is not always conclusive. तो कुछ लोग तो ऐसा भी कहते हैं कि जब भी competition होता है तो उस competition का अंजाम यही होगा, end result यही होगा कि competition में जो जीता वो तो survive करेगा और जो हार गया, जो competitively inferior रह गया, जो पीछे रह गया, वो एलिमिनेट हो जाएगा, पूरी तरह से वाइप आउट हो जाएगा। लेकिन हमारी एनसीईआरटी बुक यही कहती है कि हाँ, कुछ लोग ऐसा बताते तो हैं, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि हमेशा ऐसा ही हो कि कंपटीशन का एंड रिजल्ट यही निकले कि एक को गायब होना ही पड़ेगा, एक को डिसअपियर होना ही पड़ेगा और सिर्फ एक ही बचेगा। और भी कई रास्ते हो सकते हैं कंपटीशन के साथ डील करने की, और भी अलग अलग अप्रोचेस हो सकती हैं दो स्पीशीज़ की। Strong and persuasive circumstantial evidence does exist, however, in some cases. तो कुछ केसेस में तो हाँ ऐसा हुआ है कि कॉम्पिटिटिव एक्सक्लूजन हो गई। एक्सक्लूजन मतलब एक को बिल्कुल ही बाहर निकाल के फेंक दिया और रिसोर्सेज पे अपना पूरा हक जमा लिया, तो एक स्पीशीज एलिमिनेट हो जाती है और जो सुपीरियर होती है, जो कॉम्पिटिशन में जीतती है, सिर्फ वही सर्वाइव करती है। जैसे कि the Abingdon tortoise in Galapagos Islands became extinct within a decade after goats were introduced on the island, apparently due to the greater browsing efficiency of the goats. अब
टॉर्टोइज रहते थे, उनको भी प्लांट मटेरियल ही खाना है, प्लांट्स ही खाना है, लेकिन उस आइलैंड पे पहले गोट्स नहीं थी, तो टॉर्टोइज अपना गुजारा कर लेते थे। लेकिन उस आइलैंड पर जैसे ही गोट्स आई तो कुछ ही सालों में उन गोट्स की ब्राउजिंग एफिशिएंसी टॉर्टोइज के कंपैरिजन में इतनी ज़्यादा थी, वो रिसोर्स को यूटिलाइज करने की, खाना खाने की उनकी स्पीड इतनी ज़्यादा थी कि टॉर्टोइज पीछे रह गए और एक्सटिंक्ट हो गए। तो ये तो हमारे पास एग्जाम्पल हुआ कॉम्पिटिटिव एक्सक्लूजन का। Another evidence for the occurrence of competition in nature comes from what is called competitive release. Competitive release से हमारा क्या मतलब है? A species whose distribution is restricted to a small geographical area because of the presence of a competitively superior species is found to expand its distributional range dramatically when the competing species is experimentally removed. एक कोई species है जो एक limited area में पाई जाती है, limited geographical area में पाई जाती है, उसका वही habitat है। क्यों? क्योंकि एक competitively superior species है, एक ऐसी species है जो competition में उससे जीत सकती है और उसकी वजह से उसने उसको एक कोने में धकेला हुआ है। लेकिन जब सुपीरियर वाली स्पीशीज को आप वहां से हटा दोगे तो बेचारी जो छोटी वाली स्पीशीज है, जो कंपटीशन में हार रही थी, कॉम्पिटिटिवली इंफीरियर थी, आप देखोगे कि वो अपनी ज्योग्राफिकल रेंज को बढ़ा देगी और ज़्यादा वाइडली डिस्ट्रीब्यूटेड हो जाएगी, क्योंकि सिर्फ उस कॉम्पिटिटिवली सुपीरियर स्पीशीज ने ही उसको रोक रखा था, यानी उसकी फिटनेस को कम कर रखा था, उसके डिस्ट्रीब्यूशन को कम कर रखा था। इसी का एग्जाम्पल है हमारे पास Connell's elegant field experiments showed that on the rocky seacoast of Scotland, the large and competitively superior barnacle Balanus dominates the intertidal area and excludes the smaller barnacle Catamylus from that zone. तो दो बार्निकल वहाँ पे होते हैं, एक बड़े साइज का कॉम्पिटिटिवली सुपीरियर बैलेनस और एक कैटामिलस नाम का बार्निकल है जिसको बैलेनस ने दबा रखा है, एक कोने में रख रखा है कि तुम यहीं रह सकते हो और बाकी जगह उसको स्प्रेड नहीं करने देता। लेकिन हमने देखा कि जब बैलेनस को वहां से हटाया गया तो कैटामिलस ने अपना ज्योग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशन बढ़ा दिया था। In general, herbivores and plants appear to be more adversely affected by competition than carnivores. तो herbivores और plants पे competition का ज़्यादा बुरा असर पड़ता है, क्योंकि plants तो पहली बात अपने आप को डिफेंड करने में उतने ज़्यादा सक्षम होते ही नहीं हैं, इधर उधर वो हिलडुल नहीं सकते हैं, लोकोमोशन नहीं कर सकते हैं, और herbivores भी देखते हैं कि डायरेक्टली प्लांट्स पे डिपेंडेंट है, इसीलिए कॉम्पिटिशन का ज़्यादा असर उन पे पड़ जाता है। ठीक है, गॉस का जो कॉम्पिटिटिव एक्सक्लूजन प्रिंसिपल है, इट स्टेट्स दैट टू क्लोजली रिलेटेड स्पीशीज कंपीटिंग फॉर द सेम रिसोर्सेज कैन नॉट को एग्जिस्ट इनडेफिनेटली एंड द कॉम्पिटिटिवली इंफीरियर वन विल बी एलिमिनेटेड इवेंचुअली। तो दोनों में से एक को एलिमिनेट कर दिया जाएगा। कॉम्पिटिटिव एक्सक्लूजन प्रिंसिपल यही कहता है। More recent studies do not support such gross generalizations about competition. तो हमने तो सिंपली एक बात कह दी कि भाई देखो, सीधी सीधी बात है, सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट होगा और जो फिटेस्ट नहीं होगा उसको गायब होना पड़ेगा, उसको हटा दिया जाएगा। लेकिन अब हम जानते हैं कि ये कॉम्पिटिटिव प्रिंसिपल जो हमारा एक्सक्लूजन का प्रिंसिपल है हमेशा सच नहीं होता। रीसेंट स्टडीज से हमें पता लगा है कि कई स्पीशीज जिनको आपस में कॉम्पिटिशन होता भी है, जिनको सेम रिसोर्स पानी भी होती है, वो कई बार उस रिसोर्स को शेयर करने की भी कोशिश करते हैं ताकि सब लोग आपस में कोएग्जिस्ट कर पाए, सर्वाइव कर पाए, रादर देन किसी एक को बिल्कुल ही गायब कर दिया जाए, वहां से भगा दिया जाए। सो इन नेचर वी सी that species facing competition might evolve mechanisms that promote coexistence rather than exclusion. One such mechanism is resource partitioning. If two species compete for the same resource, they could avoid competition by choosing, for instance, different times for feeding or different foraging patterns. Suppose एक ही चीज़ खाने की दो species को चाहिए, तो वो species क्या कर सकती हैं? उस चीज़ को आपस में ऐसे बांट सकती है कि किसी को भी कोई दिक्कत ना हो। Suppose एक ही पेड़ से दो species को खाना खाना है, तो कई बार वो इस तरह से रिसोर्स पार्टीशनिंग करती हैं कि फीडिंग का एक टाइम एक को मिल जाएगा, दूसरा टाइम स्लॉट दूसरे को मिल जाएगा, ताकि आपस में किसी तरह की कोई लड़ाई ना हो। उसी तरह से अपना फॉरेजिंग पैटर्न भी बदल सकते हैं। ऑल इन ऑल बात ये हो रही है कि रिसोर्स पार्टीशनिंग का मतलब है कि रिसोर्सेज एक बंदा अपने पास रख ले और दूसरे को बिल्कुल ही वहाँ से भगा दे। ऐसा करने के बजाय, कॉम्पिटिटिव एक्सक्लूजन के बजाय, ऐसा भी किया जा सकता है कि उस रिसोर्स को आपस में मिल बांट के यूज़ किया जाए और किसी को भी एलिमिनेट करने की या किसी को भी पूरी तरह से वाइप आउट करने की ज़रूरत ना पड़े। सो दिस इज़ रिसोर्स पार्टीशनिंग. MacArthur showed that 5 closely related species of warblers living on the same tree were able to avoid competition and coexist due to behavioral differences in their foraging activities. तो एक ही पेड़ पर रहने वाली छोटे छोटे साइज के 5 डिफरेंट स्पीशीज थे बर्ड्स के, जो कि आपस में इसी तरह से रिसोर्सेज को बांटकर कोएग्जिस्ट कर रहे थे। तो ये हमारे पास रिसोर्स पार्टीशनिंग का एक एग्जाम्पल हो जाता है। चलो, ये तो बात हो गई कंपटीशन की, जो कि एवोल्यूशन के लिए भी बहुत ज़रूरी है, पॉपुलेशन को रोके रखने के लिए भी बहुत ज़रूरी है। लेकिन इसके बाद हमारे पास एक और बहुत इंटरेस्टिंग
पॉपुलेशन इंटरेक्शन आ जाता है पैरासिटिज्म। पैरासिटिज्म के बारे में हम जानते ही हैं। कंसिडरिंग दैट द पैरासिटिक मोड ऑफ लाइफ एंश्योर्स फ्री लॉजिंग एंड मील्स, इट इज नॉट सरप्राइजिंग दैट पैरासिटिज्म हैज इवॉल्व्ड इन सो मेनी टेक्सोनॉमिक ग्रुप्स फ्रॉम प्लांट्स टू हायर वर्टिब्रेट्स। पैरासाइट का क्या मतलब है? एक ऐसा ऑर्गेनिज्म जो किसी होस्ट की बॉडी के ऊपर या अंदर चिपक कर रहे और फ्री में उससे न्यूट्रिएंट्स ले। तो फ्री में रिसोर्सेज ऑब्टेन करना, फूड और स्पेस फ्री में किसी से ले लेना, फूड एंड शेल्टर, इसी को हम पैरासिटिज्म कहते हैं। और कई सारे ग्रुप्स में, कई सारे टैक्सा में पैरासिटिज्म इवॉल्व हुआ है, क्योंकि ऑब्वियसली ये फिटनेस को बढ़ा देता है। अगर कोई पैरासाइट है तो उसको कुछ भी ज़्यादा करने की ज़रूरत नहीं है, टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, बस कोई होस्ट ढूंढ लो और मज़े से उसके पास रहो, न्यूट्रिशन उससे मिलेगा, शेल्टर भी उसी से मिलेगा। Many parasites have evolved to be host specific, that is, they can parasitize only a single species of host in such a way that both the host and the parasite tend to co-evolve. That is, if the host evolves special mechanisms for rejecting or resisting the parasite has to evolve mechanisms to counteract and neutralize them in order to be successful with the same host species. तो यही हम देखते हैं कि कई सारे पैरासाइट ऐसे हैं जो ऐसा नहीं कि कोई भी मिल जाए, किसी से भी न्यूट्रिशन चुराने को मिल जाए तो उसके पास पहुंच जाएंगे। वो होस्ट स्पेसिफिक होते हैं और किसी एक पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म को ही अपना होस्ट बनाते हैं, किसी एक पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म को ही परेशान करने की उन्होंने कसम खाई होती है। और अगर वो उनसे बचने का कोई तरीका भी ढूंढ लेता है तो उस तरीके को काउंटर करने का, उस तरीके का भी बदला लेने का उनके पास तरीका होता है। तो पैरासाइट्स इसी तरह से इवॉल्व होते हैं कि एक ही होस्ट के पीछे पड़े रहें और वो होस्ट अगर बचने का कोई तरीका ढूंढे तो उसकी काट भी पैरासाइट्स ढूंढ लेते हैं। In accordance with their lifestyle, parasites have evolved special adaptations such as the loss of unnecessary sense organs, presence of adhesive organs or suckers to cling to the host, loss of digestive system and high reproductive capacity. तो ये कुछ characteristics हैं जो parasites ने अपने आप में evolve किए हैं, जो parasite बने रहने में इनकी मदद करते हैं। unnecessary sense organs की इनको ज़रूरत नहीं है, ज़्यादा sensory reception करके ये करेंगे क्या? इनको कोई मतलब ही नहीं है, किसी stimulus का ज़्यादा response इनको देना ही नहीं है, चुपचाप आराम से बस होस्ट से फ्री का रहना खाना लेके और एंजॉय करना है। प्रेजेंस ऑफ एडिसिव ऑर्गन्स और सकर्स, तो होस्ट के साथ चिपके रहने के लिए एडिसिव ऑर्गन्स भी इनके पास होते हैं, हुक्स, सकर्स, इस तरह के स्ट्रक्चर्स। डाइजेस्टिव सिस्टम का ज़्यादातर लॉस हो जाता है क्योंकि ये क्या करते हैं, डायरेक्टली डाइजेस्टेड खाना, डाइजेस्टेड न्यूट्रिएंट्स ये अपने होस्ट से ऑब्टेन कर लेते हैं। अब सोचो, हमारी आंतों में, हमारे इंटेस्टाइन में अगर कोई कीड़ा रह रहा है, कोई वर्म रह रहा है, तो उसको क्या ज़रूरत है डाइजेस्टिव सिस्टम की? उसे तो पहले से ही पचा पचाया खाना मिल रहा है। तो इसीलिए लॉस ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम भी हमारे कई सारे पैरासाइट्स का कैरेक्टरिस्टिक फीचर है। और इनकी रिप्रोडक्टिव कैपेसिटी भी हाई होती है, एक बार में बहुत सारे लार्ज नंबर ऑफ ऑफस्प्रिंग्स ये प्रोड्यूस करते हैं ताकि आगे दूसरे होस्ट में ये इन्फेक्शन फैल सके। The life cycles of parasites are often complex, involving one or two intermediate hosts or vectors to facilitate parasitization in the primary host. अब होस्ट की बॉडी में ये घुसेगा कैसे? इसीलिए कई सारे पैरासाइट्स ऐसे हैं जिनकी लाइफ साइकिल में एक नहीं बल्कि मल्टीपल होस्ट होते हैं, एक की बॉडी में से निकल के किसी ना किसी स्टेज में दूसरे होस्ट की बॉडी में ये एंटर कर जाते हैं। The human liver fluke depends on two intermediate hosts, a snail and a fish, to complete its life cycle. तो दो intermediate hosts इसके पास भी होते हैं human beings के अलावा। The malarial parasite जो हमारा प्लाज्मोडियम है, जो मलेरिया कॉज करता है ह्यूमन बींग्स में, इट ऑल्सो नीड्स अ वेक्टर टू स्प्रेड टू अदर होस्ट। अब इसको भी एक हेल्दी पर्सन की बॉडी में एंटर करके अगर मलेरिया कॉज करना है तो इसको किसकी ज़रूरत पड़ती है? मच्छर की ज़रूरत पड़ती है, और मॉस्किटो के बाइट के थ्रू ही एक हेल्दी पर्सन की बॉडी में जाता है। मेजॉरिटी ऑफ द पैरासाइट्स हार्म द होस्ट, दे मे रिड्यूस द सर्वाइवल, ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन ऑफ द होस्ट एंड रिड्यूस इट्स पॉपुलेशन डेंसिटी। दे माइट रेंडर द होस्ट मोर वल्नरेबल टू प्रेडेशन बाय मेकिंग इट फिजिकली वीक। तो ऑल इन ऑल पैरासाइट होस्ट को हमेशा नुकसान पहुंचाएगा और कई बार तो उसको इतना वीक कर देता है कि होस्ट सर्वाइव भी नहीं कर पाता। Parasites that feed on the external surface of the host organism are called ectoparasites. The most familiar examples of this group are lice on humans and ticks on dogs. तो जो पैरासाइट बॉडी के बाहर के सरफेस पे चिपके रहते हैं इनको हम एक्टोपैरासाइट कहते हैं, जैसे कि ह्यूमन बींग्स के केस में बालों की जुएं, या फिर जो कीड़े हो जाते हैं कुत्ते बिल्लियों को, वो भी एक्टोपैरासाइट का एग्जाम्पल है। Many marine fish are infested with ectoparasitic copepods. तो मरीन फिश के ऊपर भी इस तरह के ऑर्गेनिजम्स, इस तरह के पैरासाइट्स चिपके रहते हैं। और एनिमल्स के अलावा प्लांट्स भी पैरासिटिक होते हैं। Cuscuta, a parasitic plant that is commonly found growing on hedge plants, has lost its chlorophyll and leaves in the course of evolution. तो इस प्लांट ने क्या किया है, अगर आप देखोगे कई पेड़ों के ऊपर आपको पीले पीले कलर के बहुत सारे धागे लटके हुए मिलेंगे।
ये असल में यही कस्क्यूटा होता है। खुद का फोटोसिंथेसिस तो इसके पास में करने के लिए क्लोरोफिल होता नहीं है, क्लोरोफिल को लूज कर चुका है, खुद ये ग्रीन कलर का होता नहीं है, और दूसरे प्लांट्स के वैस्कुलर बंडल्स के साथ डायरेक्ट कनेक्शन बना के उनसे न्यूट्रिएंट्स चूसना इसने सीख लिया है और उन प्लांट्स के ऊपर ही ये लटका रहता है, उनको अपना होस्ट बना लेता है। इट डिराइव्स न्यूट्रिशन फ्रॉम द होस्ट प्लांट विच इट पैरासिटाइजेस। द फीमेल मस्कीटो इज नॉट कंसिडर्ड अ पैरासाइट। तो ये कस्क्यूटा क्योंकि ये होस्ट से न्यूट्रिशन ले रहा है इसीलिए ये पैरासाइट हो गया और ये उसी के ऊपर रह रहा है। लेकिन अगर हम मच्छर की बात करें तो मच्छर को पैरासाइट में क्यों नहीं गिनते हैं? क्योंकि वो बेचारा खून चूसने के बाद, खून पीने के बाद अपना उड़ के कहीं अलग पहुंच जाता है। ऐसा नहीं है कि हमारी बॉडी के अंदर या हमारी बॉडी के ऊपर ही रह रहा है। तो पैरासाइट आप उसको बोलोगे जो कि न्यूट्रिशन भी ले रहा है और रह भी वहीं पर रहा है, रहना खाना दोनों जिसका फ्री है, वो ही पैरासाइट होता है। फीमेल मस्कीटो क्या करता है? इट इज नॉट अ पैरासाइट, इट नीड्स आवर ब्लड फॉर रिप्रोडक्शन। सिर्फ रिप्रोडक्शन के लिए अंडे देते समय उसको हमारे ब्लड की न्यूट्रिशन की जरूरत पड़ती है, उसके अलावा उसको रहने के लिए हमारी कोई मदद नहीं चाहिए। In contrast, endoparasites are those that live inside the host body at different sites. Liver, kidney, lungs, RBCs. Endoparasites host की body के अंदर रहते हैं. The life cycles of endoparasites are more complex because of their extreme specialization. अब देखो किसी की बॉडी पे बाहर चिपके रहना है और खून पीना है, इसमें तो इतनी कॉम्प्लिकेटेड कोई बात नहीं है। लेकिन अगर किसी की बॉडी में अंदर रहना है, सोचो किसी दूसरे ऑर्गेनिज्म के एलिमेंट्री कैनाल में रहना है, तो एलिमेंट्री कैनाल में तो बहुत एक्सट्रीम कंडीशंस होती हैं। सोचो पेट के अंदर इतना ज़्यादा कॉन्सेंट्रेटेड हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता है, इंटेस्टाइन में जाओ तो एकदम ही एल्कालाइन कंडीशन होती है, डाइजेस्टिव जूसेस होते हैं। ऐसे में कोई बेचारा छोटा मोटा पैरासाइट होगा तो वो तो पूरा ही डाइजेस्ट हो जाएगा। इसीलिए लाइफ साइकिल कॉम्प्लेक्स रहती है और बहुत ज़्यादा वेल इवॉल्व होते हैं हमारे एंडोपैरासाइट्स, क्योंकि उनको किसी दूसरे ऑर्गेनिज्म की बॉडी के अंदर सर्वाइव करना पड़ता है। Their morphological and anatomical features are greatly simplified while emphasizing their reproductive potential. Brood parasitism in birds is a fascinating example of parasitism in which the parasitic bird lays its eggs in the nest of its host and lets the host incubate them. अब यहाँ पर क्या हो रहा है? ब्रूड पैरासिटिज्म, आपने एग्जाम्पल सुना होगा कोयल का और कौवे का। तो जो कोयल होती है वो आलसी होती है और वो एक ऐसे मामले में पैरासिटिज्म कर रही है जिसमें किसी ने सोचा भी नहीं होगा, ज़्यादातर हमें लिविंग वर्ल्ड में मिलता भी नहीं है। वो अपने अंडों की देखभाल दूसरी बर्ड से करवा रही है, ये बात छुपा के कि ये उसके अंडे हैं। तो ओवर द कोर्स ऑफ एवोल्यूशन उसने क्या किया है? उसको तो भाई बर्ड्स के केस में होता यही है कि ब्रीडिंग सीजन में उनको अपना घोंसला बनाने के लिए काफ़ी मेहनत करनी पड़ती है। फिर एग्स ले करने के बाद उन एग्स का ख्याल भी रखना पड़ता है, बेबीज़ को फीड भी करना पड़ता है एग्स के हैच होने के बाद। तो कोयल ने क्या किया है, कुकू ने क्या किया है कि वो अपने एग्स को कौवे के घोंसले में ले कर देती है, तो क्रो के नेस्ट में अपने एग्स को रख के आ जाती है और ओवर द कोर्स ऑफ एवोल्यूशन उसके एग्स क्रो के एग्स को ही रिजेंबल करने लगे हैं। तो क्रो को पता ही नहीं लगता है और अपने एग समझ के वो उनको इंक्यूबेट करता है। इसके बाद जब एग्स हैच होते हैं तब भी कुछ समय तक, क्योंकि क्रो भी ब्लैक कलर का है और कुकू की भी सिमिलर कलरेशन है, तब भी वो नहीं पहचान पाता कि ये हैचलिंग्स मेरे नहीं हैं, और इस तरह से क्रो को ट्रिक करके अपने बच्चों को उसके घर में भी रखती है और उससे फीड भी करवाती है। तो ये ब्रूड पैरासिटिज्म का एक एग्जाम्पल हो गया जो कि टिपिकल पैरासिटिज्म से थोड़ा हटके, क्योंकि टिपिकली जो पैरासाइट होता है वो होस्ट की बॉडी के ऊपर या अंदर रहता है, वहीं पर चिपका रहता है और उसका रहना खाना फ्री होता है। लेकिन कुकू बर्ड ने क्या किया, उसने ब्रूड पैरासिटिज्म के अंदर अपना नहीं बल्कि अपने बच्चों का रहना खाना फ्री करवा लिया। तो ये भी एक तरह का पैरासिटिज्म ही है। ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ एवोल्यूशन द एग्स ऑफ पैरासिटिक बर्ड हैव इवॉल्व्ड टू रिजेंबल द होस्ट एग्स इन साइज एंड कलर टू रिड्यूस द चांसेस ऑफ द होस्ट बर्ड डिटेक्टिंग द फॉरेन एग्स एंड इजेक्टिंग देम फ्रॉम द नेस्ट। तो ये एग्जाम्पल हमें एक यूनिक एग्जाम्पल पैरासिटिज्म का दिया हुआ है, और यहाँ पर हमने आज इस पॉडकास्ट में कॉम्पिटिशन और पैरासिटिज्म, ये बहुत ही दो इम्पॉर्टेंट और सिग्निफिकेंट पॉपुलेशन इंट्रैक्शंस के बारे में जाना। अब हमारे पास कोमेंसलिज्म और म्यूचुअलिज्म ये दोनों रह गए, तो अगली बार इनको अच्छे से डिटेल में डिस्कस करते हैं और उसके बाद होपफुली हम अपना नया चैप्टर स्टार्ट कर पाएंगे ताकि पूरी इकोलॉजी हम इस सीरीज में कंप्लीट कर सकें। चलिए मिलते हैं अगली बार।